तो यहाँ पे है डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हमने कहा जी हम सारे कामों को डिवाइड कर देते हैं लोगों के अंदर। हमारे पास जो भी काम होगा पूरे काम को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे लोगों के अंदर, कि एक आदमी एक पर्टिकुलर काम करे और बार बार वो काम करेगा ना, तो उससे क्या आएगी, स्पेशलाइजेशन आएगी। क्या आएगी, ठीक है जी। और स्पेशलाइजेशन क्या करती है, कॉस्ट कम करती है, कॉस्ट रिडक्शन करती है। तो बिजनेस का फायदा है कि नहीं है इस बात से, बताओ। बिजनेस का फायदा है क्योंकि कॉस्ट कम हो जाती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में, और बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। और ये क्या बताता है, ये बताता है कि भाई काम को बांट दो। काम को, डिवीजन ऑफ वर्क की हिंदी क्या होगी, काम को बांट दो। काम को बांटने से जो आपकी स्पेशलाइजेशन आएगी, उस स्पेशलाइजेशन से क्या करोगे भाई, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट रिडक्शन होगी। क्लियर है बात, क्या क्या होगा, कॉस्ट रिडक्शन होगी। क्लियर है बात। डिवीजन ऑफ वर्क किया कैसे जाता है, हमें अलग अलग लोगों को अलग अलग काम देना है, उनकी कॉम्पिटेंस पे बेस्ड। अब जैसे ये एक डिजाइनर टाइप लड़की है, तो इसको हमने अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग के दे दिया काम, ठीक है भाई। तो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। तो इसको याद करने की नीड नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज, आप इसको समझें और इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स और इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं इनको अच्छे से पढ़ें, ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डिवीजन ऑफ वर्क में क्या इंपॉर्टेंट है भाई, क्या लाइन याद करनी है हमें, कि डिवीजन ऑफ वर्क से क्या आती है, स्पेशलाइजेशन, जिससे एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है भाई, 100%। अब देखो दूसरा, एक प्रिंसिपल याद हो गया, नहीं हो गया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी वो राइट है सुपीरियर का कि जिससे वो सबॉर्डिनेट को कोई भी काम कह सकता है, और सबॉर्डिनेट को वो काम करना ही होगा, ओबीडियंटली उसको फॉलो करना ही होगा। और उसको जो ओबीडियंस दिखानी है उसकी क्या है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी। अब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हमेशा क्या होता है कि भाई आपको बैलेंस बनाना होता है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल मैंने ये दिया था कि मान लीजिए अब आपके पेरेंट्स जो हैं, उन्होंने मेरे को अथॉरिटी तो दी नहीं कि हमारे बच्चे को मारो पीटो या कुछ भी आप कहो, बस पढ़ाते रहो। और फिर मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें कि जी हमारे बच्चे के जो है ना बढ़िया मार्क्स दिलवा दो, तो इज इट पॉसिबल, तो वो पॉसिबल नहीं है। यही पेरेंट ने कह दिया भाई जी हमारे बच्चे को कुछ मर्जी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स आए ना, कोई वो दिक्कत नहीं, बाकी जो मर्जी कर, तो मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी ना, मैं तो बच्चे मार ही लगाता रहूंगा। बच्चा गया पढ़ने के लिए, पढ़ ले खुद ही, ज्यादा बोले तो रख दो उसके अंदर। तो ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक रिलेशनशिप होना चाहिए और एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है जी। इसके बाद आती है भैया, दो टाइप की अथॉरिटी होती है, एक ऑफिशियल अथॉरिटी होती है, एक पर्सनल अथॉरिटी होती है। जैसे एक ऑफिशियल अथॉरिटी तो मेरे पास है ही, मैं तुम लोगों को डांट भी सकता हूँ, मैं तुम लोगों को कुछ बातें भी सुना सकता हूँ, और एक पर्सनल अथॉरिटी भी रखता हूँ। एज बीइंग मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं आपसे जो है ना बड़े भाई की तरह बात करता हूँ, तो बड़े भाई की तरह भी तो मैं आपको कुछ ना कुछ कह सकता हूँ ना। उसके लिए मेरे को पेरेंट्स की इजाजत थोड़ी ना है, कि नहीं है। तो ये दो टाइप के, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। याद हो गया कि नहीं हो गया। डिवीजन ऑफ वर्क में स्पेशलाइजेशन होती है, उससे क्या इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी होती है। ठीक है भाई। तीसरे नंबर पे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के अंदर आपको एक बात याद रखनी है, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि एम्प्लॉयज अपने काम करे टाइम पे, ऐसा नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट्स जो साइन हुए हैं एम्प्लॉयज यानी वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, वो जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉलो किया जाए। वर्कर्स ने अगर कोई वादा किया है तो पूरा किया जाए उनके हिसाब से, और अगर मैनेजमेंट ने वर्कर को कोई वादा किया तो मैनेजमेंट भी वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे। क्लियर है बात। अब ये जो लाइन है, अकॉर्डिंग टू फ्योल डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज।
ये आपको काफी सारी केस स्टडीज के अंदर सेम लाइन दिख जाती है। दिखते ही आपने केस स्टडी में क्या करना है, पहचानना ही तो है कि डिसिप्लिन है। Discipline requires good superiors at all levels, clear and fair agreements, and judicious application of penalties. क्लियर है बात? अभी नींद भी पूरी नहीं हुई है, पढ़ के हम आए नहीं, नींद हमारी पूरी हुई नहीं, अभी भी उबासियां आ रही हैं, मतलब मस्त यौन करें हम मस्त बैठ के यहाँ पे। मैं कहानियां सुना रहा हूँ ना, वो लोरी सुना रहा हूँ, अभी आओ सो जाओ, है ना। जंगल बुक की कहानी यही तो चल रही है सारी। चौथे नंबर पे यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड जो पॉइंट है वो ये बताता है आपको कि भाई देयर शुड बी ओनली वन बॉस। अगर एक से ज्यादा बॉस होंगे तो वो एम्प्लॉय जो है ना काम नहीं कर पाएगा। जैसे आपके घर में काम वाली होती है, काम वाली को चार लोग एक साथ बोल देंगे मेरा ये काम कर दे, मेरे किसका काम करे वो। तो अगर किसी एक का काम करती है तो बाकी तीन नाराज हो जाते हैं। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? ऐसे ही होता है कि नहीं होता? तो बॉस क्या हो जाते हैं, नाराज हो, मतलब नाराज हो जाते हैं। एक का काम करेगा बाकी नाराज हो जाएंगे। क्लियर है बात? पांचवें नंबर पे आती है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कह रहे हैं, मान लीजिए आपके दो या तीन बॉसेज हैं, तो सबकी डायरेक्शन वन होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। सभी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होंगे। इसमें एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका जो मार्केटिंग मैनेजर है वो तो ये कह रहा है अंधाधुंध पैसे लगाओ और जो है ना कंपनी को स्टार्टिंग में ही ऊंचा पहुंचा दो, बाद में ये कॉस्ट कटिंग होती रहेगी। बट वही आपका फाइनेंस मैनेजर ये कह रहा है कि भैया पैसे वैसे गए भाड़ में, ओ खर्चा वर्चा ज्यादा नहीं करना है हमें। क्या बोल रहा है भाई, हमें खर्चा वर्चा क्या करना है, ज्यादा नहीं करना है। फाइनेंस मैनेजर है ना वो। अब देखो जो सबॉर्डिनेट है वो क्या सोचेगा, करूं खर्चा कि ना करूं। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब एक सीध में जाऊं, इस सीध में जाऊं, उस सीध में जाऊं, कौन सी सीध में जाऊं, ये एम्प्लॉय को पता ही नहीं है, क्योंकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं। तो 5 पॉइंट अभी तक करा चुका हूँ, लिखो अपनी नोटबुक में। 5 पॉइंट कौन से करा चुका हूँ मैं? मैंने सबसे पहले आपको कराया डिवीजन ऑफ वर्क, ये पहला प्रिंसिपल था फ्योल का। याद हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा प्रिंसिपल क्या बताया था मैंने, अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप, ओ सॉरी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कराया था कि नहीं कराया था? उसका मतलब क्या होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि इसके बीच में बैलेंस होना चाहिए। इसके आगे शब्द लिख लो बैलेंस, उसके आगे शब्द लिख लो डिवीजन ऑफ वर्क के सामने स्पेशलाइजेशन। तीसरे नंबर पे आपको कौन सा प्रिंसिपल कराया गया था, डिसिप्लिन। लाइन लिख लो इसके आगे, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स। ये लाइन जो मैंने आपको दिखाई थी, ये वही लाइन बोल रहा हूं मैं। डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिछली बारी आप ये क्वेश्चन छोड़ के आ गए थे पेपर में, पता है आपको? हाँ जी। काइंडली इस बार ही ना छोड़े, पिछली बार मैंने आपको ऐसे ही समझा के भेजा था बहुत अच्छे से, बट हमने घर जाके पढ़ना नहीं। हमने तो कसम खा रखी है नंबर हमारे आएंगे नहीं, क्यों पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ेंगे नहीं तो नंबर आएंगे कैसे? तुमने तो पैराडॉक्स बना रखा है। चौथे नंबर पे यूनिटी ऑफ कमांड। देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। यानी उसको एक से ज्यादा उसके सुपीरियर नहीं होने चाहिए एम्प्लॉइज के, नहीं तो वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा किसके काम करूं किसके ना करूं। सबके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स पढ़ लेना, और थोड़ा सा भी दिमाग लगा के करोगे ना अगर है तो क्या होगा उससे, आप केस स्टडी फाइंड आउट कर सकते हो कि भैया कौन सा पॉइंट है, इतनी सी बातों से जितना मैं आपको समझा रहा हूँ। पांचवें नंबर पे हमने पढ़ा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन।
इसके अंदर क्या है, वन हेड वन प्लान। पहली बात तो हेड एक होना चाहिए, और मान लो अगर हेड थोड़े से एक्स्ट्रा भी है तो प्लान एक होना चाहिए, डायरेक्शन एक होनी चाहिए। एम्प्लॉय को अलग अलग बातें मत बताओ, नहीं तो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाता भाई बात बात पे। छठे नंबर पे जो अब हमारे पास आता है, पांच हम समझा चुके हैं, अच्छे समझ में आ चुका है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये सिर्फ लिखने में मुश्किल है, समझने में मुश्किल नहीं है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हमने कहा आपको, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, हमने कहा आपको कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है जी, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने इंटरेस्ट को पहले रख सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। इसका एक एग्जांपल मैं क्या देता था कि मान लीजिए एक आदमी है, उसके जो साले का है ना वो दुकान खुली हुई है सीमेंट की, तो कंपनी को सीमेंट चाहिए था, मार्केट में 310 रुपए का पर जो है ना पैक मिल उसको मिल सकता था बैग, बट उसने 330 रुपए का खरीदा, क्यों? क्योंकि उसके साले की दुकान से आ रहा था। तो उसने क्या करा, उसने अपने इंटरेस्ट को देखा कि कंपनी के इंटरेस्ट को देखा, बताओ मुझे। अपने इंटरेस्ट को देखा। लेकिन हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है, हमेशा सबऑर्डिनेट मतलब होता है नीचे करना, हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नीचे रखो, जनरल इंटरेस्ट को ऊपर रखो। लेकिन उसने क्या करा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऊपर रखा, जनरल इंटरेस्ट को नीचे रखा। ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई, याद हो गया? बेटा आप ना कृपया से या तो पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि बैठे बैठे अगर जो आप ये अपनी हवाई यात्रा कर लेते हो ना दिमाग के अंदर, दो बच्चों को समझा रहा हूं मैं, और उसमें एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ, क्यों कहानी में खो गए ना, पता नहीं कहाँ जाके अब कहीं दिमाग लग गया होगा। थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहीं रख लो। एक घर वालों ने फोन दे रखे है ना, वो सबसे बड़ी समस्या है। फिर घर वाले सोचते हैं बच्चे हमारे जो है ना वो हो जाए, क्या कहते हैं उसे, लायक बन जाए। न लायक, तुमने खुद ना लायक कर रखा है। रिकॉर्ड कर दी, मम्मी को सुना दी हो, गलती घर वालों की है, तुम्हारी नहीं है। सीरियसली। और दो फोन, दिखा लो प्यार, प्यार दिखाने लायक बच्चे हो। नो, तुम्हें रोटी में भी घी नहीं लगा के देना चाहिए, तुम ऐसे बच्चे हो। घर के काम और करा लो तुमसे, क्यों? पढ़ाई तो करनी नहीं, काम वाली के पैसे तो बचाओ। हमने आपको समझाया कि जनरल इंटरेस्ट, तेरे को समझ में आ गया? छोड़ फिर इसको, नहीं समझा रहे, रिकॉर्डिंग में देख लियो। 7 नंबर पे आता है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ध्यान ये रखना, छोड़ता जाऊंगा नहीं तो मैं। एम्प्लॉइज को लिख ले 7 नंबर पे, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फिर कहेगी ये रह गया, पेन के ढक्कन लगा रही है, छोड़ रही है। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसके आगे ब्रैकेट में लिख लो जस्ट एंड इक्विटेबल। कह रहे हैं आपके जो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज होनी चाहिए ना, वो जस्ट होनी, जस्ट मतलब क्या है, एकदम होनी चाहिए नहीं, जस्ट मतलब है यहाँ पे जस्टिस के साथ होनी चाहिए। तो यार इनफ दे दो ना उसको। अब देखो, आप मेरे यहाँ पे अब एम्प्लॉइज काम करते हैं तो हम कैसे पैसा देते हैं भाई, आपको देना उसकी कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग है, लेकिन फिर भी उसको ना अंडर पेड नहीं रखना है। अंडर पेड समझते हो ना, कम पे नहीं करना है, पे पूरा करना है, एंड बराबर पे करना है। अगर उसकी कॉम्पिटेंस के 3 नौकर हैं तो तीनों नौकरों को कैसी पेमेंट देनी चाहिए, बराबर पेमेंट देनी चाहिए। इसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फेयर वेजेस दो, और एटलीस्ट एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसको मिल सके, इतना पेमेंट करो। क्लियर बात? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने घर से पे कर दोगे, इट शुड बी विद इन पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। तो इसके लिए क्या है, जस्ट एंड इक्विटेबल वर्ड से सब कुछ क्लियर हो गया। इट शुड बी विद इन पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, एंड इतना दे दो कि रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ जाए। 8th नंबर पे लिखो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन।
इसके बाद 8 नंबर पे आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट द टॉप मैनेजमेंट। मैं सारे डिसीजन खुद लूं, ये सेंट्रलाइजेशन है। जैसे आपके घर में अगर आपके फादर ही सारे डिसीजन लेते हैं तो वो क्या है? सेंट्रलाइजेशन है। एंड अगर उन्होंने कुछ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हमारे आपके घर में आपकी मदर को दे रखी है या आपको भी कुछ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे रखी है तो वो क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन है। ऐसी अब एक बात, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सारी बातें टॉप मैनेजमेंट से पूछी जाएंगी तो टॉप मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट कोर एक्टिविटीज पे ध्यान दे पाएगा। पर अगर कोई भी बात टॉप मैनेजमेंट से पूछी ना जाए तो वो तो कंपनी चल भी नहीं पाएगी। तो देयर शुड आल्सो बी अ बैलेंस बिटवीन विच पॉइंट्स या कोई एक पर्टिकुलर मैं कहूँ एक्सपेक्ट्स एक ऑर्गेनाइजेशन के किन एक्सपेक्ट्स को तो टॉप मैनेजमेंट को खुद हैंडल करना चाहिए जो बहुत ही पाइवोटल हो या फिर इम्पोर्टेंट कह लें। भाई आपके घर के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेगा? फादर लेंगे। और बहुत ही कम डिसीजन, जैसे कि आपको चॉकलेट खानी है, अब ये डिसीजन के लिए पापा से पूछोगे फोन करके, पापा सोच रही हूँ मोमोज खा लूं, 3 खाऊं के 6 खाऊं, वेज खाऊं के पनीर वाले खाऊं या चिकन वाले खा लूं, लाल चटनी के साथ खाऊं के हरी चटनी के? अरे डिसीजन तो खुद आपके हैं। समझ रहे हो बात को? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे, मान लो मेरा होटल है, उसके अंदर सारी चीजें टॉप मैनेजमेंट से पूछेंगे वो मैनेजर लोग, सर वो टेबल पे जो है ना सौंफ एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, दे के न दे, थोड़ी एक्स्ट्रा उन्होंने सब्जी मांगी है, दे के ना दे, सलाद में वो प्याज मांग रहे हैं, दे का ना दे। तो ऐसे थोड़ी ना आप मेरे से पूछोगे। हाँ, बड़े डिसीजन हो, कोई बड़ी पार्टी है, 2 लाख रुपए का काम है भैया, पूछोगे। समझिए? तो दिस इज व्हाट वी मेंट बाय सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, एंड इसके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। इसमें भी लिख लो प्रॉपर बैलेंस बिटवीन दीज टू एस्पेक्ट्स। इससे क्या होता है? वर्कलोड ऑफ सुपीरियर कम हो जाता है। इससे क्या होता है? वर्कलोड ऑफ सुपीरियर कम हो जाता है। सुपीरियर का वर्कलोड कम हो गया ना भाई, छोटे छोटे डिसीजन नहीं पूछने, और मैं बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे मैं बहुत ध्यान दे सकता हूँ। और अगर इसका वायलेशन किया जाए, सारे डिसीजन अपने हाथ में रख लूंगा तो क्या होगा? स्लो हो जाएगा डिसीजन मेकिंग। कैसी हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। क्लियर है बात? कोई डाउट इसमें? अगला पॉइंट आता है स्केलर चेन का। Scalar chain refers to the formal lines of authority from highest to lowest rank. इसमें क्या है? एक बंदा टॉप लेवल पे है, उसके नीचे एक बंदा, उसके नीचे एक बंदा, उसके नीचे, जैसे कि हमारा ये डायग्राम होता है ऐसा ट्रायंगल टाइप, इसमें एक बंदा टॉप पे होता है। तेरे पास है ना नोट्स ये वाला? तो धीरे धीरे तो ये कहते हैं कि मान लीजिए अब यहाँ पे ई बंदे को ए बंदे से बात करनी है, ई बंदे को ए बंदे से बात करनी है, तो ई को पहले डी से बात करनी पड़ेगी, डी सी से करेगा, सी बी से करेगा, ए से करेगा, फिर ए से होगी बात। तो यू हैव टू रीच ऑल द लाइंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम ई टू, मतलब ई से ए के बीच में जितने, तो सबसे बात करते हुए जाना पड़ेगा, और इससे क्या होगी? डिलेज होंगे। अब इन्होंने कहा ठीक है चलो ई को ओ से बात करनी हो तो और ज्यादा डिलेज है, तो उन्होंने कहा देखो अगर सेम लेवल पे 2 लाइंस में मैनेजर हैं, जैसे ई और ओ को बात करनी है, तो हम एक गैंग प्लैंक बना देंगे। इसमें स्पेलिंग गलत है, GNAG लिखा हुआ है, गैंग प्लैंक है, GANG प्लैंक। तो हम एक गैंग प्लैंक बना देंगे। दीदी ये यहाँ पे गलत है, ठीक है जी, ओके की रिपोर्ट है। स्केलर चेन भी समझ में आ गया, लिख लो 9 स्केलर चेन। स्केलर चेन हमारे को हायरार्की दिखाता है। क्या दिखाता है? हायरार्की दिखाता है। टेंथ नंबर पे अब जो आता है वो ऑर्डर आता है। ऑर्डर मतलब क्या है? कहते हैं हर इंसान की, लिख लो 10th नंबर पे ऑर्डर, और एक लाइन इसके आगे लिख लो,
इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर एक चीज के लिए एक जगह होती है। आपके घर में भी आपकी हर एक चीज के लिए जगह है कि नहीं? शूज के लिए जगह होगी, क्लोथ्स के लिए जगह होगी, बुक्स के लिए जगह होगी, आपके पढ़ने के लिए जगह होगी, पेन्स कहाँ पड़े होते हैं उसकी जगह होगी, कीज कहाँ पड़ी होती हैं उसकी जगह होगी। तो एवरीथिंग हैज अ प्लेस। सो देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। आपके घर में आपके लिए अलग रूम होगा, आपकी मदर के लिए अलग होगा, फादर के लिए मदर वाला ही रूम होगा शायद, ठीक है? तो नहीं, आजकल मदर फादर अलग अलग भी थोड़े लड़ते बढ़ते रहते हैं, नहीं तो। एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। देखो, हर चीज के लिए एक जगह होनी चाहिए और हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए। लिख लो, एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। और ये इंसानों के लिए भी लागू होता है। अब पापा के कमरे में आप बैठे हुए, पापा परेशान हो रहे हैं, आपके कमरे में पापा बैठे हैं तो आप परेशान हो रहे हो। ऐसा होता है कि नहीं होता? यार पापा मेरे रूम में क्यों आ गए हो? अच्छा भला मैं अपने बाबू नाबू से बात कर रही थी, ठीक है ना भाई, आप मेरे कमरे में आ गए हो। नहीं, ऐसा नहीं होता ना भाई। वहीं पापा कह रहे हैं तुम क्यों आ गए हो, मेरी बिजनेस मीटिंग चल रही है, तुम आके अपना हल्ला गुल्ला मचाती हो, एकदम हंसती हो चुड़ैल की तरह, ऐसा तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है भाई। तो प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हर एक चीज के लिए अपना प्लेस है। अब जैसे मान लीजिए एक वर्कशॉप है, वर्कशॉप में टूल्स जो है एक पर्टिकुलर जगह पे होते हैं, और अगर उस जगह पे नहीं होंगे तो भैया 15 मिनट तक टूल ही ढूंढते रह जाएंगे। वो क्या ढूंढते रह जाएंगे कि भैया टूल सामान है कहाँ, पहले तो वो ढूंढेंगे, फिर तो काम होगा। मान लो पेचकस खो गया, स्क्रू ड्राइवर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या होगा फिर उससे? टाइम वेस्ट होगा, एफिशिएंसी नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। और यही फॉलो कर लो ऑर्डर का प्रिंसिपल, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब सबूरी आज 50-60 मिनट लेट आई, क्यों आई? सोचो, कोई सामान अपनी जगह पे नहीं होगा मान लेते हैं, जाते जाते पता लगा गाड़ी की चाबी भी अपनी जगह पे नहीं है, हैं? बुक्स ढूंढने लगी तो बुक्स नहीं मिल रही हैं, क्योंकि अपनी जगह पे नहीं थी बुक्स। फिर पता लगा मैंने अपना जो है ना, मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा, मैंने तो अपना स्पेक्टेकल ही पता नहीं कहाँ रख दिया। पर 15 मिनट तक तो स्पेक्टेकल ढूंढ रही है। ऐसा होता है कि नहीं होता? कई बार ही होता होगा। शूज ढूंढ रहे हैं, एक शूज इधर पड़ा है, एक शूज पता ही नहीं कहाँ है। शूज है तो सॉक्स नहीं है, और सॉक्स है तो एक सॉक्स दूसरी है और एक सॉक्स दूसरी है। तो ऐसी चीजें होती है कि नहीं होती? वो कब होती है? जब आपके घर में ऑर्डर का प्रिंसिपल नहीं लागू हुआ होगा, आपने उसको वायलेट कर रखा है। यही आप अपनी, कल आज जाओ अपनी चीजों को उस रिस्पेक्टिव जगह पे रखो, तो क्या टाइम वेस्ट होगा? बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है जी। नोट्स है, नोट्स को अपने बैग के अंदर रखो, प्रॉपर एक प्लेस बना के रखो, तो कभी नहीं खोएंगे। या तुम्हारे नोट्स खो जाते हैं, क्यों? बैग में डाले अपना चलो। अब इसके बाद 11 नंबर पे आता है इक्विटी। इक्विटी क्या कहता है? सबके साथ बराबर का बिहेवियर रखना है। अच्छा, इक्विटी शब्द अभी हमने एक जगह और पढ़ा था जिसका नाम था रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। वहां पे आपको सैलरी में बराबर देनी है, यहाँ बिहेवियर बराबर करना है। इक्विटी इन बिहेवियर कर लो, इन बिहेवियर। कोई भी एम्प्लॉय को अनड्यूली पनिश करना, कोई भी एम्प्लॉय को अनड्यूली फेवर करना नॉट अलाउड। क्लियर है बात? किसी भी एम्प्लॉय को आप बिना बात के पनिश कर दो कि भाई, मान लो शक्ल अच्छी नहीं है, एम्प्लॉय की पनिश कर दी। शक्ल बहुत अच्छी है तो जो है ना उसको फेवर कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। सबके साथ बराबर का व्यवहार रखो। क्यों भाई? सबको बराबर ट्रीट करो। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, 12वें नंबर पे, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। टेन्योर मतलब होता है टाइम पीरियड, पर्सनल मतलब क्या होता है? लिख ले जल्दी जल्दी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। पर्सनल कौन होता है भाई? पर्सन जो काम कर रहा है, एम्प्लॉय। तो आप लोग एक चीज देखोगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपके एम्प्लॉयज का टेन्योर थोड़ा लंबा है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर काम होता है, क्योंकि देखो पुराने एम्प्लॉयज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा समझते हैं। और दूसरी बात, मैं अगर किसी एम्प्लॉय को ये कहूँ कि
भाई तेरे को हम 3 महीने तक ही रखेंगे, तो भाई वो बंदा 3 महीने बाद क्या काम करूंगा उसके लिए, भैया काम नहीं ढूंढेगा, वो बंदा काम ढूंढेगा। और काम ढूंढने में अगर उसका दिमाग रहेगा तो क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरा दिमाग लगा पाएगा वो? आंसर है बिग नो। तो भाई मेरे को उसका टेन्योर फिक्स रखना चाहिए और लंबा रखना चाहिए, ये मेरी ट्राई रहना चाहिए। और दूसरी बात, हर बारी एक एम्प्लॉय को रखने की क्या कोई कॉस्ट नहीं होती? अब मैं पहले वर्क इंडिया या किसी घटिया सी ऐप पे, जिसपे पहली बात तो कोई वर्कर ढंग के मिलते नहीं है, ऐसी ऐसी ऐप्स हैं, तो 100 में से एक वर्कर ढंग का मिलता है, पहले तो उन ऐप्स पे पैसा खर्च करूं, फिर 100 वर्कर से बात करने में टाइम वेस्ट करूं, फिर 100 में से 20 को शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाऊं, चाय पानी खिलाऊं, 4 बंदे और बिठाऊं कि भैया अच्छा इंटरव्यू ले लो आप इनका, ठीक है ना, उनके एग्जाम्स दिलवाऊं, टेस्ट दिलवाऊं, मेडिकल, तो बहुत कुछ है। और उसके बाद क्या पता लग रहा हमें, क्या पता लग रहा हमें कि भाई एम्प्लॉय जो हमारे 3 महीने बाद 6 महीने बाद उसको बाहर करना पड़ रहा है, वो ठीक नहीं है। आपको एक स्टेबल टेन्योर के लिए पर्सनल चाहिए। 13 नंबर पे आता है इनिशिएटिव। क्या आता है? इनिशिएटिव। आपके एम्प्लॉयज अगर इनिशिएटिव लेंगे ना, तो वो आपकी लाइफ में बहुत, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत बेटरमेंट करेगा। एम्प्लॉयज आगे से इनिशिएटिव। अब एक बात बताओ, दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक सामने से आता है मेरे पास, भैया मैंने ये सब कुछ कर लिया, अब आप ये करा दो, उसको पढ़ाने का मजा अलग है। एक हम ही लगे पड़े हैं, भाई ये कर लिया, नहीं जी ये तो नहीं हुआ, ये कर लिया, ये भी नहीं हुआ, ये कर लिया, ये भी नहीं। करा क्या? कुछ नहीं किया। तो ऐसे बच्चे को पढ़ाना और एक ऐसे बच्चे को पढ़ाने में फर्क नहीं है। अब यही हमारे एम्प्लॉयज जो हैं, वो सामने से इनिशिएटिव ले, सर बताइए और दूसरा काम क्या, आपके काम आसान हो जाते हैं। बट वो इनिशिएटिव क्यों लेंगे? तो हमने बोला कि भाई इनिशिएटिव इसलिए लेंगे क्योंकि अगर वो इनिशिएटिव लेते हैं तो हम उनको अवॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे लिख लो, अवॉर्ड इफ suggestions leads to cost और टाइम रिडक्शन। किसी भी सजेशन की वजह से कॉस्ट या टाइम रिडक्शन कम हो जाए तो आपको उस आदमी को क्या करना चाहिए बच्चे? अवॉर्ड करना चाहिए, ताकि उसकी ये क्या होगा। अब एक बात बताओ, तुम मेरे पास खुद आए, पढ़ के आए, तो मुझे तुम्हें क्या करना चाहिए? शाबाशी देनी चाहिए ना, क्या बात है, बहुत अच्छा। एक अपना जो है ना 5 रुपए वाला पेन गिफ्ट करना चाहिए आपको, तो आपको खुशी होगी कि भाई देखो आज मेरे काम की सराहना हुई है, मैं पढ़ के गई हूँ, अच्छा लग रहा है मेरे को, ये देखो डिजाइन बना रहे हैं। शर्म नाम की 1% चीज नहीं है। ठीक है जी। 14th नंबर पे आता है एस्पेरिट डी कॉप्स। लिख दो, रिप्लेस आई विद वी। एस्पेरिट, ESPIRET, एस्पेरिट डी कॉप्स। इसके अंदर क्या है? मैनेजर को रिप्लेस करना चाहिए आई विद वी। MS धोनी क्या कहता है? ये टीम कंट्रीब्यूशन है, टीम ने अच्छा खेला, ये नहीं कि मैंने अच्छा खेला या पर्टिकुलर किसी, अरे मैं नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टीम्स के अंदर हमेशा हम करते हैं। गलती है तो हम सबकी है, इससे वो टीम स्ट्रांग बनती है, इससे टीम के अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, वो एक दूसरे के काम संभालती है। ठीक है जी। गलती किसकी है? हम सब की है, सिर्फ मेरी नहीं। क्लियर है बात? तो ये आपके 14 फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं। अब फटाफट आप 14 फ्योल प्रिंसिपल्स, इसमें बेटा ये भी लिख, रिप्लेस आई विद वी। एस्पेरिटी कॉप्स में लिखो, रिप्लेस आई विद वी। मैं को हमसे रिप्लेस करो। ठीक है जी। अब बेटा 14 प्रिंसिपल्स को ना एक बार आप दोबारा लिखेंगे और मेरे को बताएंगे कि भैया इस प्रिंसिपल से हमने ये सीखा था। ठीक है, फटाफट आप लोग लिख के मेरे को बताइए।